बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6। जो चैप्टर का नाम है बच्चों जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन क्या है आपको बता दें कि यह जीवों के लिए जो जनन का एक विशेष महत्व है, क्योंकि आपको बता दें कि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर क्या बनाए रखने के लिए सुनिश्चित होते हैं, अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते। ठीक है, आपको बता दें जंतुओं में जनन दो विधियों से होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन विधि से होती है। जो जंतुओं में जनन होता है, जो जंतुओं में जनन जो होता है, जंतुओं में जनन क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। आपको बताते हैं, हम पढ़ेंगे पहला अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन जी इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है, जैसे लैंगिक जनन करते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, नर तथा मादा दोनों की क्या आवश्यकता होती है, जिसके युग्मन का संलयन होता है और तब क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अभी हमने देखा है कि लैंगिक जनन नर तथा मादा के मिलने से होता है। तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे नर जननांग क्या होता है। आपको बता दें कि नर जननांग में एक जोड़ा वृषण होता है, एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिकाएं होती है और एक शीशन होता है। क्या होता है, एक जोड़ा वृषण होता है, दो शुक्राणु नलिकाएं होती है, एक क्या होता है, शीशन होता है। जैसे हम आपको फिगर में दिखा, जैसे फिगर में दिखाता है, एक जोड़ा क्या है, ये शीशन है, एक जोड़ा क्या है, वृषण है, ये शीशन नलिका है, ये क्या है, शुक्राणु नलिकाएं होती है, ये और ये क्या है, सब शुक्राणु नलिकाएं होती है, वृषण में पाई जाती है। वृषण क्या करता है, जो वृषण होता है युग्मक उत्पन्न करके जिन्हें शुक्राणु बनाता है। आपको बता दें वृषण से एक युग्मक उत्पन्न होता है जो क्या करता है, जिन्हें हम क्या शुक्राणु कहते हैं। वृषण में लाखों शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, वृषण में लाखों शुक्राणु होते हैं। और बता दीजिए जो शुक्राणु है, मानव शुक्राणु कैसा होता है, मानव शुक्राणु में 3 पार्ट होता है। शुक्राणु के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट उसका सिर होता है, दूसरा पार्ट उसका मध्य भाग होता है, तीसरा उसका पूंछ होता है। अभी तक हमने नर जननांग के बारे में देखा, अब हम मादा जननांग के बारे में देखेंगे। आपको बता दें मादा जननांगों में एक जोड़ी क्या होती है, अंडाशय होती है। एक जोड़ी क्या होती है, देखिए ये अंडाशय है, हाँ एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है। यहाँ पे क्या गर्भाशय होता है। ठीक है, मादा जननांग में क्या पाया जाता है, मादा जनन में 3 पार्ट में बटा होता है। पहला क्या है, एक जोड़ी अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी और एक तथा गर्भाशय पाया जाता है, जहाँ पे भ्रूण का निरूपण होता है। आपको बताते जो अंडाशय होता है, जो अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते, अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते, जिन्हें हम कहते हैं अंडाणु कहते हैं। लेकिन आपको बताते जो नर युग्मक थे, नर युग्मक शुक्राणु का युग्मक उत्पन्न करते, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। मानव में प्रति माह 2 अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय का विकसित होना अंडाणु तथा डिंब का निमोचन अंडवाहिनी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अब क्या, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन क्या होता है, जनन प्रक्रम का पहला चरण का यहीं से स्टार्ट होता है। आपको बताते हैं जो जनन प्रक्रम होता है, उसका जो पहला स्टेज होता है, पहला चरण होता है, कहाँ से, निषेचन से स्टार्ट होता है। अब किसमें क्या होता है, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ क्या संलयन हो जाता है, संलयित हो जाता है और शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन करते हैं। जहाँ पे शुक्राणु अंडाशय का जो अंडाणु का संलयन होता है, उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर क्या होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर क्या होता है, एक हो जाते हैं। जिसे निषेचन के परिणाम के बाद क्या युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है, जनन का पहला स्टेज क्या होता है, निषेचन होता है, जहाँ से जनन का क्या पहला स्टेज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है और शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से निषेचन कहलाता है। संलयन की प्रक्रिया, मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के कुछ समय निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु के संलयित होकर एक हो जाते और निषेचन परिणाम स्वरूप युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे फिगर में दिखेंगे निषेचन की प्रक्रिया में कहते हैं, यहाँ पर अंडाणु है, इधर शुक्राणु आते हैं और यहाँ पे कहते हैं मिल जाते हैं, इस प्रक्रिया का निषेचन कहते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है युग्मनज का, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु मिलकर, यहाँ पे एक शुक्राणु है, यहाँ पे क्या अंडाणु, जब ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, तो क्या एक युग्मनज का क्या निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे दोनों के मिलने से एक केंद्रक बन जाता है। ठीक है, युग्मनज एक
एक विशिष्ट प्रारंभ होता है। आपको निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। आपको बताया जब निषेचन का प्रक्रम होता है वहां पे क्या होता है, निषेचन में जो स्त्री का जो अंडाणु होता है और नर के जो शुक्राणु का संयोजन होता है तथा नई संतति में कुछ लक्षण अपने माता तथा कुछ लक्षण अपने पिता के वंशानुगत होते हैं। आपको देखा होगा कि आपके घर में जितने भी भाई बहन होते हैं कुछ लक्षण अपनी मम्मी के दिखाई देते, कुछ लक्षण उसके पिता के दिखाई देते हैं। अपने अथवा आप अपने भाई बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि कौन से लक्षण माता से कौन लक्षण क्या पिता से प्राप्त हुए। ठीक है, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है उससे हम क्या होता है, आंतरिक निषेचन। आपने सुना होगा कि बहुत से आपने देखा होगा कि जैसे गाय है, बकरी है, कुत्ता है, कुतिया है, उनका जो ये बच्चे शिशु का जन्म देते हो, क्या बच्चे के शिशु के रूप में जन्म देते, जो ये जन्म देते हैं वो शिशु अपने ही जैसे क्या होता है, एक छोटे जंतु का क्या जन्म देते हैं, शिशु का क्या जन्म देते हैं। लेकिन आपने ये सुना होगा कि बहुत से पक्षी है, मुर्गी है और छिपकली, ये सब के अंडे के रूप में, और जिस मेढक के क्या अपने बच्चों जन्म देते हैं, वो अंडे के जन्म देते हैं शिशु को, वो क्या अंडे के रूप में देते, कहते हैं अंडे के रूप में देते हैं। उन्हें सुना अंडे जो वो निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसमें क्या ये कहाँ कहाँ होता है, किसमें होता है, ये मनुष्य में होता है, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि के जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। हाथी, मुर्गी के आदि इत्यादि के आंतरिक निषेचन होता है। वो पढ़ेंगे बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है, वो निषेचन जो नर तथा मादा युग्मक स्थलन मादा शरीर के बाहर होता है। आपको बता दें बाह्य निषेचन उसे कहते हैं, वो निषेचन की प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा का जो युग्मक का संलयन होता है वो क्या होता है, मादा शरीर के बाहर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको ये कहाँ कहाँ किस जंतु में, जीव जंतु में पाया जाता है, स्टार मछली में पाया जाता है, स्टार फिश मतलब जलीय जितने प्राणी होते हैं उनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। अभी तक ने हमने देखा था कि अब हम देखेंगे भ्रूण का परिवर्धन, तो भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, परिवर्धन का मतलब होता है विकास करना। ठीक है, आपको बताते हैं निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता था। निषेचन के तुरंत बाद क्या बनता था, निषेचन के जब इनका संलयन निषेचन हो जाता था, शुक्राणु और अंडाशय का संलयन होता था तो निषेचन होता था, निषेचन के बाद करता था युग्मनज बनता था जो विकसित होकर भ्रूण में क्या था, परिवर्तित हो जाता था। निषेचन का हम देखेंगे, निषेचन भ्रूण का परिवर्तन मतलब भ्रूण का परिवर्तन का मतलब होता है भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास कैसे होता है उस पर आपको बता दें। निषेचन के परिणाम स्वरूप निषेचन के तुरंत बाद क्या होता है, युग्मनज बनता था, युग्मनज बनता था, जाइगोट बनता था जो विकसित होकर भ्रूण में क्या होता है, चेंज हो जाता है। विकसित होकर क्या होता है, भ्रूण में युग्मनज होता है, भ्रूण में चेंज होता है, एम्ब्रियो में चेंज होता है। युग्मज जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, लगातार क्या होता है, विभाजित होता रहता है। कभी भाई तो कोशिकाओं के गोलों में क्या तो बदल जाता है, कोशिकाओं के गोलों में क्या होता है, गोले के रूप धर लेता है, गोले जैसे रूप धर लेता है, कोशिकाओं के गोले जैसे रूप कोशिका की तरह हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, कोशिकाओं में समूहीकृत होने लगता है। एक कोशिका से अन्य कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाएं बनने लगती है और तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में क्या होता है, परिवर्तित मतलब चेंज हो जाती है। और विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतकों और अंगों में क्या होता है, चेंज परिवर्तित हो जाती है, विकास हो जाता है। इस विकसित हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। और जहाँ पर भ्रूण जो होता है गर्भाशय के दीवार में क्या होता है, जहाँ रोपित होकर रुककर वहीं पर क्या होता है, विकास होता है। आपको पता है जो इम्ब्रियो होती है वो गर्भाशय के दीवार में क्या होती है, रोपित होता है मतलब रुककर वहीं पर क्या गर्भाशय में क्या होता है, इसका विकास होता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे भी शरीर का भी जो विभिन्न शरीर का विकास होता है, धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, नाक, कान का क्या होता है, विकास हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे युग्मनज होता है, यहाँ पे युग्मनज जाइगोट बनता है, यहाँ से अंडाशय गर्भाशय, यहाँ से यहाँ पे रोपित होता है भ्रूण का गर्भाशय में, ये क्या होता है, उसके बाद कोशिकाओं का रूप धर लेता है। ये जो इम्ब्रियो गर्भाशय में रोपित होकर क्या होता है, भ्रूण का विकास धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है,
आँख, कान, नाक इत्यादि का विकसित हो जाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक भाग की पहचान हो सके उसे हम गर्भ कहते हैं। आपको बताते हैं जो एम्ब्रियो की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की क्या होता है पहचान हो जाती है उसे कहते हैं गर्भ कहते हैं। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ क्या करती है नवजात शिशु को जन्म देती है। जैसे ही गर्भ का जो विकास होता है पूरा हो जाता है तो क्या होती है माँ नवजात शिशु को जन्म दे देती है। मुर्गी में भी क्या होता है आपको देखा होगा मुर्गी में भी क्या होता है आंतरिक निषेचन है परंतु या मनुष्य गाय की तरह मुर्गी क्या है बच्चे को जन्म नहीं देती। आपको पता है कि मुर्गी अंडे के रूप में जन्म देती है चुपने जो अंडे को जन्म देती है। जो मुर्गी के जो आंतरिक निषेचन होता है वो मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन है परंतु क्या ये मनुष्य गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती है। आपको बता दें कि मुर्गी बच्चे को जन्म नहीं देती है तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं। चूजे कैसे जन्म लेते मुर्गी तो बच्चे के रूप में जन्म नहीं देती तो चूजे कैसे जन्म लेते हैं आइए इसका पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद जो युग्मनज बनता है मुर्गी में निषेचन जब होता है जब मुर्गी में जो युग्मनज बनता है लगातार विभाजित हो जाता है क्या होता है विभाजित हो जाता है और अंडवाहिनी में जो मुर्गी के जो अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। अंडवाहिनी में मुर्गी के जो अंडवाहिनी है उनमें क्या होता है नीचे की ओर बढ़ता रहता है और इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर जो ह्यूमन होता है उसके ऊपर क्या होता है एक सुरक्षित परत चढ़ती रहती है। एक सुरक्षित आवरण क्या परत चढ़ती रहती है जिससे मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला जो कठोर कवच होता है वैसे ही सुरक्षित परत के चढ़ जाती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद जो मुर्गी का कवच होता है मुर्गी का जो कठोर कवच होता है अंडे का ऊपर जो होता है वो पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी के अंडे का निर्मोचित करते हैं। जब कहते हैं मुर्गी अंडे दे देती है ठीक है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपको बता दें कि जो मुर्गी का अंडा बनता है उसको चूजा बनने में कितना सप्ताह 3 सप्ताह का समय लगाता है। मुर्गी अपनी मुर्गी को गर्मी के लिए उष्मायन करने के लिए अंडे पर बैठा देखा आपने कभी देखा होगा मुर्गी अपने अंडे पर बैठती है तो आपने देखा होगा जो मुर्गी है उसको उसमें गर्म करने के लिए अंडे पर बैठा देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में होता है। आपको बताते हैं मुर्गी क्या होती है जब बैठती है तो उसमें जो चूजा होता है उसका विकास धीरे धीरे होने लगता है और चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद जो कवच होता है वो फट जाता है। जो मुर्गी के अंडे के ऊपर जो कवच होता है वो क्या था जो चूजे के अंदर जो अंडे का जो चूजा होता है उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। जो कवच होता है अंडे का वो क्या फट जाता है उसके बाद चूजा क्या होता है बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर होता है। आपको बता दें कि अभी हमने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बाह्य निषेचन होता है उसमें क्या होता है जो भ्रूण का विकास होता है मादा शरीर के बाहर होता है। भ्रूण का आवरण के अंदर विकसित होता है। आपको बता दें जो भ्रूण होता है अंडा आवरण मतलब अंडा के ऊपर एक कवच होता है उसके अंदर क्या विकसित होता रहता है। भ्रूण का जब विकास पूर्ण रूप से हो जाता है तो अंडा क्या होता है अंडा जो होता है वो फट जाता है जो कवच होता है फट जाता है और एम्ब्रियो क्या होता है तब आपने देखा होगा कि तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोल मतलब लार्वा पाया जाता है। टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे आपने तालाब या झरने में मेढक के जो लार्वा टैडपोल होते हैं तैरते हुए देखा होगा। अब हम पढ़ेंगे जारायुज और अंडपरजक जंतु क्या होते हैं। जारायुज और अंडपरजक जंतु कौन कौन होते हैं। जारायुज जंतु हमने जानते हैं कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म आपने देखा होगा जो गाय है बकरी हो गया अपने ही जैसे छोटे शिशु जन्म देती है शिशु को जन्म देती जबकि कुछ जंतु अंडे देते कुछ जंतु क्या अंडे देते जो बाद में शिशु की तरह शिशु में विकसित हो जाते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। अंडे देने वाले जंतु होते हैं उनको हम अंडपरजक कहते हैं। वो जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते उन्हें हम क्या जरायुज कहते हैं। जरायुज जंतु कहलाते हैं और वे जंतु जो अंडे देते हैं उनको हम अंडपरजक जंतु कहते हैं। अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जरायुज अंडपरजक में विभेदन कर सकेंगे ठीक है। आपको बता दें जैसे मुर्गी है छिपकली है मेढक ये क्या है मेढक ये जारायु जंतु अंडपरजक जंतु में आते हैं। जो मुर्गी है अंडपरजक जंतु में आते हैं। आपको बता दें जो मनुष्य है गाय है बकरी है कुतिया ये सब क्या जारायु जंतु में आते हैं क्योंकि अपने ही जैसे छोटे शिशुओं का जन्म देते हैं।
कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना देख आपने कुछ जंतुओं के अंडे को क्या देखा होगा। उनका उनका उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। आपको बता दें क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु गाय भैंस गाय कुत्ता तथा बिल्ली के जो अंडे एकत्र नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो अंडे नहीं देते। आपको बता दें अंडे नहीं देते, इनमें माँ पूर्व विकसित शिशु को क्या जन्म देती है। आपको बता दें जो कुछ जंतुओं के अंडों का आप अवलोकन करना सरलता से देख सकेंगे, क्योंकि उनकी माँ होती है शरीर के बाहर अंडे देती है। क्या होती है? शरीर के अंडे देती है, परंतु गाय भैंस कुत्ता जो होते हैं बिल्ली के अंडे को एकत्र नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि वो अंडे नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को क्या जन्म देती है, जिसे हम जरायुज जंतु का उदाहरण है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जरायुज अन्नपराग जंतुओं में अन्य विभेदन कैसे करते हैं। ठीक है, शिशु से वयस्क बनने की प्रक्रिया देखिए। आपको देखा होगा कि नवजात जन्मे प्राणी तथा अथवा अंडे हैं। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रफुष्टन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते जब तक, आपने देखा होगा कि जो नवजात शिशु होते हैं का वृद्धि और जो अंडे के प्रफुष्टन, जो अंडे का जो कवच फटने से जो निकलता प्राणी निकलता है, उसका वृद्धि तब तक होता रहता है जब तक वृद्धि होते रहते जब तक कि वे वयस्क न बने, तब तक कि वो बड़े न हो जाए, तब तक उनमें क्या वृद्धि होता चलता रहता है। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें कुछ जंतुओं में जो नवजात शिशु होते हैं वयस्क से क्या होते हैं, बड़े से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे आपको बता दें मेढक में, अब हम करें मेढक के जीवन चक्र के बारे में चित्र में दर्शाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेढक का लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। ठीक है, मेढक का लाइफ साइकिल हमने देखा है कि मेढक में प्रारंभ से ही स्टार्टिंग से ही जो वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का परीक्षण कीजिएगा। आपको कहते हैं जो मेढक की जो टेडपोल होती है, वयस्क प्रारंभ से ही वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं की कंप्लीट करती है। विभिन्न स्टेज से होते हुए क्या तो वो एडल्ट में रूप में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, हम इसे तीन अवस्थाओं तथा चरणों में देख सकते हैं। आपको बता दें पहला स्टेज क्या होता है, अंडा होता है। दूसरा स्टेज टेडपोल या तो लार्वा, और टेडपोल लार्वा से वयस्क टेडपोल होता है। ठीक है, क्या टेडपोल वयस्क मेढक में विभिन्न दिखाई नहीं देते। आपको पता चले तो क्या होते हैं, जो टेडपोल होता है और वयस्क मेढक में बहुत ही अंतर दिखाई देता है, विभिन्न दिखाई नहीं देते। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन टेडपोल वयस्क में बन जाएंगे। आपने कभी टेडपोल मेढक के जो टेडपोल को देखा होगा तो आप सोचते होंगे कि टेडपोल किस दिन वयस्क मेढक में बन जाएगा। ठीक है, टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है। आपने देखा जो छलांग भी लगा सकता है, तैर भी सकता है, और कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वयस्क में बनना ठीक होता है। आपको बताते हैं कि आप कभी सोचते होंगे कि टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाए, जो छलांग भी लगा सकता है, तैर भी सकता है, कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वयस्क में भी चेंज हो जाता है। कि जो वयस्क में टेडपोल से वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्यांतरण कहलाता है। रूपांतरण ये क्यांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन देखते हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे आप छोटे होंगे तो उससे बड़े होते थे, आपके में क्या होता है, वृद्धि शरीर में क्या होता है, परिवर्तन चेंजेस होते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह हमारे क्यांतरण होता है, हमारा भी क्या होता है, क्यांतरण होता है। क्योंकि जब हम छोटे शिशु से वयस्क थोड़े थोड़े बड़े होते रहते हैं, हमारे शरीर में क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। क्या हमारे में क्या जो मनुष्य में क्या क्यांतरण होता रहता है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क का समान शारीरिक अंग मौजूद होता है। आपको बताते हैं जो मनुष्य में जन्म के समय से ही जो नवजात शिशु होते हैं वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। जैसे आपको बताते हैं मेढक में का जो टेडपोल लड़ा उसमें एडल्ट की तरह शारीरिक अंग नहीं विकास होती है, लेकिन जो मनुष्य होता है उनमें क्या होता है, जन्म के समय जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं वयस्क की तरह, जैसे बड़ों वयस्क की तरह ही क्या होते हैं, उनमें भी शारीरिक अंग कान नाक हाथ मुंह और ये सारे क्या डेवलप होते हैं, विकास होते हैं। अभी तक हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। अब हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था लैंगिक जनन के बारे में कि लैंगिक जनन में नर तथा मादा के युग्म के संलयन से जाइगोट बनता है। इससे हम क्या होता है लैंगिक जनन कहते हैं। जहाँ अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है उसके बारे में। अलैंगिक जनन पढ़ने से पहले हम थोड़ा टेडपोल के बारे में। ये जो मेढक अंडा है, अंडा से क्या होता है ये प्रारंभिक टेडपोल बनता है। उसके बाद क्या होता है ये टेडपोल थोड़ा सा बड़ा होकर फिर बाद में बड़ा टेडपोल बनता है। उसके बाद क्या होता है ये मेढक के रूप में वयस्क के रूप में वयस्क मेढक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम कैंतर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की प्रक्रिया चलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कैंतर करते हैं। तो अंडे से लेकर और वयस्क बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं कैंतर करते हैं। अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं कि प्रजनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित। अभी तक हमने जो भी जनन का प्रक्रम पढ़े रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े उसमें उन जंतुओं के बारे में पढ़े जिनसे हम भली भांति के परिचित हैं, आपको बताते हैं। परंतु अत्यंत जो छोटे जंतु जैसे हाइड्रा है, सूक्ष्म जीव है सूक्ष्म जीव जंतु जैसे अमीबा में जनन किस प्रकार होता है। आपने देखा होगा कि हमने अभी जो जंतु के बारे में देखा था समझा था उन्हीं के बारे में हम जनन के बारे में पढ़े। ठीक है, जो हमारे आसपास आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे हाइड्रा है, अमीबा है, इनमें जनन कैसे होता है। क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग से के विषय में जानते हैं। हाँ, अब हम उसके प्रजनन अमीबा तथा हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि प्रत्येक हाइड्रा एक या एक से अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। जो हाइड्रा होता है उसमें क्या होता है बच्चों हाइड्रा में एक से अधिक उंगली की जैसे उभार ऐसे उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते हैं और नए जीव को जन्म देते हैं। आपको बताते हैं ये उभार विकसित होते हैं और नए जीव में चेंज हो जाते हैं जिन्हें हम मुकुलन कहते हैं मुकुल कहते हैं। ठीक है, मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुलन दिखाई देते थे। आपको बताते हैं उंगली के जैसे उभार दिखाई देते थे ईस्ट में भी। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उधर से नए जीव का विकास होता है। आपको बता दें जो हाइड्रा में होता है हाइड्रा में एक एकल जनक से निकलने वाले उधर से क्या होता है उंगली की संरचना होती है तो एक नए जीव का क्या होता है विकास होता है। इस प्रक्रम के जनन को हम केवल एक ही जनक से नए जीव का जन्म होता है हम क्या कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। आपको बता दें इसमें एक ही जनक क्या होता है नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, नए जीव का इसमें नर तथा मादा की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी हो इनमें केवल एक ही जनक क्या होगा था एक नए जीव को उत्पन्न करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है। आपको बता जो हाइड्रा में मुकुलन होता है उसी से नए जीव का विकास होता है, इसलिए हम इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। देखिए ये हाइड्रा का फिगर है। ये हाइड्रा का फिगर हाइड्रा में जैसे ये मुकुलन है निकल रहा है प्रवध निकल रहा है। प्रवध को धीरे धीरे विकसित होकर इसको मुकुलन कहेंगे। ये विकसित होकर एक दूसरे हाइड्रा का जन्म देता है। ठीक है, दूसरे हाइड्रा से जन्म होता है। आपको हाइड्रा की स्थिति स्लाइड लीजिए। ठीक है, आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन करेंगे। आपको क्या करना है एक हाइड्रा का लेना है। आपको जनक के शरीर से या कुछ उभरी हुई संरचना दिखेगी। आपको क्या देखेंगे कि जनक जो होता है जो उसमें जो जनक होता है जो जीव जंतु को जन्म देता है जनक क्या होता है इसमें क्या होता है हाइड्रा के शरीर से कुछ उभार जैसी संरचना दिखाएगी। देखिए उभारी संरचना निकलती है। संरचना की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उभारी संरचना दिखाई देती है उन उभरी हुई संरचना की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, इसका साइज भी ज्ञात करना है। ठीक है, आपको और हाइड्रा का चित्र वैसे ही बने जैसे आपको दिखाई गई है। ठीक है, जो यही प्रवधु क्या होता है धीरे धीरे बड़ा होकर क्या होता है एक नए हाइड्रा का जन्म देता है। ठीक है, जिसको हम मुकुलन कहते हैं। ठीक है, इस विधि को हम कहते हैं मुकुलन विधि कहते हैं। अलैंगिक जनन में आपको बता दें अलैंगिक जनन की अन्य विधियों में अमीबा भी दिखाई दे आता है। आपको बता दें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमीबा में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम अमीबा की अलैंगिक जनन की विधि पढ़ेंगे। आपको बता दें अमीबा की संरचना के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आपको बता दें अमीबा की संरचना
संरचना ऐसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। अमीबा की संरचना देखिए, अमीबा क्या होता है आपको याद होगा कि अमीबा क्या एक सेक्सुअल ऑर्गन है, एक सेक्सुअल को है। इनमें केंद्रक हो, एक केंद्रक में ही एक कोशिका से सारे अंग का विकास होता है, ठीक है। इनमें आपको बता इनके केंद्रक में के दो भागों में विभाजित, आपको बताते हैं इनका जो केंद्रक होता है वो दो भागों में विभाजित होकर जनन क्रिया प्रारंभ करती है। आपको बताते हैं कि जो इनमें जो केंद्रक होता है अमीबा में, वह केंद्रक का विभाजन से ही जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है अमीबा में। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में क्या होता है बढ़ जाती है। जैसे ही केंद्रक बढ़ता है अमीबा में, वैसे ही क्या होता है कोशिका भी क्या दो भागों में क्या बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है एक अमीबा से दो अमीबा, एक जनक से दो अमीबा बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जनन के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर संतति उत्पन्न करते हैं, विभाजित होकर जिसमें जीव विभाजित होकर संतति में डॉटर सेल उत्पन्न करते हैं और द्विखंडन करते, क्या है द्विखंडन कहलाता है। अभी तक ने परवल से जो उभार बनता था वो मुकुलन होता था, मुकुलन विधि कहते थे, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है मुकुलन विधि द्वारा जनन होती थी, पर अमीबा में कौन सा जनन होता है, अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा क्या होता है जनन होता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां हैं जिनके द्वारा एकल जीव से संतति जीव का निर्माण होता है। मुकुलन विधि आपको बताते हैं मुकुलन और द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां होती हैं जो सेक्सुअल अलैंगिक जनन में, जिसके द्वारा एकल जीव से ही संतति जीव क्या होता है जन्म होता है। ये अमीबा का फिगर है जिसमें अमीबा का जो केंद्र है वो बढ़ जाता है। उसमें दूसरे सी के रूप में क्या होता है कि जो अमीबा है, अमीबा की जो कोशिकाएं होती है भी बढ़ जाती है। अमीबा की कोशिकाएं बढ़कर क्या कहते हैं, अमीबा की कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे दो संतति कोशिकाएं का निर्माण होता है। और इस विधि को हम क्या कहते हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती है आपस में बढ़ जाती है और इससे दो अमीबा का जन्म होता है, दो अमीबा का जन्म होता है, जिसको हम द्विखंडन विधि कहते हैं। कौन सा द्विखंडन विधि कहते हैं, कौन सा विधि द्विखंडन विधि कहते हैं। अमीबा में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो द्विखंडन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। देखो अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्विखंडन विधि मेथड द्वारा होता है। क्लोन के बारे में आपने कभी सुना है, क्लोनिंग किसे कहते हैं, ठीक है। किसी भी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग या संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं। आपको बता दें कि किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। क्लोनिंग कहलाता है किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग। सर्वप्रथम यान बिलमंट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड और रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। आपको बता दें किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम यान बिलमंट और उनके सहयोगियों एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, रोजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। आपको रोजलिन इंस्टीट्यूट में किस इंस्टीट्यूट में किया था क्लोनिंग पहली बार, वो रोजलिन इंस्टीट्यूट में की गई थी। उन्होंने आपको बता दें जो इनके सहयोगी थे एक भेड़ का क्लोन किया, क्या था एक भेड़ का क्या था कॉपी कर उसको क्लोनिंग कर उसी के जैसे एक नए जीव का उत्पन्न किया था, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। उन्हें एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम क्या था डॉली रखा था। उन्होंने एक भेड़ का जो क्लोन किया क्या था कॉपी किया और जिसका नाम क्या था डॉली रखे। आपको बताए डॉली का जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 में हुआ था। 5 जुलाई 1996 में हुआ था। यह क्लोनिंग किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। कौन सा क्लोनिंग जो किया गया था वो पहला स्तनधारी कौन था, डॉली था। डॉली का जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1996 में। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डार्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई थी। आपको बता दें जो डॉली का क्लोनिंग किए थे करते समय एक फिन डार्सेट नामक जो मादा भेड़ थी, यहाँ पे फिन डार्सेट नामक मादा भेड़ के जो स्तन की ग्रंथियों से एक कोशिका एकत्र की गई थी। उसी समय स्टॉकिस ब्लैकफेस यू से ही एक अंड कोशिका एकत्र की गई थी
मतलब फिन डार्सेट नामक मादा भेड़ से स्तन ग्रंथियों से एक कोशिका एकत्र की और उसी समय स्टाक दूसरी भेड़ थी जो स्टाकिस ब्लैक फेस भेड़ का नाम था, उसे के अंड कोशिका से एक एकत्र की गई। ठीक है, अंड कोशिका में से केंद्र को हटा दिया गया। जो अंड कोशिका थी क्या, केंद्र को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डार्सेट भेड़ और फिन डार्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथिया से ली गई कोशिका के केंद्र को स्टार्क ब्लैक फिश के केंद्रक विहीन अंड कोशिका में क्या स्थापित कर दिया। क्या करते हैं कि जो फिन डार्सेट की जो भेड़ की थी उसके स्तन ग्रंथि से ली गई जो कोशिका थी, केंद्र को कोशिका के केंद्र को स्टार्कफिश ब्लैक फिश के केंद्रक विहीन अंड कोशिका में क्या स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को उत्पन्न अंड कोशिका को स्टाकिस ब्लैक व्हेल से इस आरोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन, विकास और वृद्धि समान रूप से हुआ। जो अंड कोशिका का विकास किया था, विकास जो उसका वृद्धि था क्या था, समान रूप से होता रहा। अंत में क्या हुआ, डाली का क्या जन्म हुआ था। यद्यपि स्टार्कफिश ब्लैक फेस यून आपको बता दें जो थी स्टार्कफिश ब्लैक फेस यून डाली को क्या था, जन्म दिया था। परंतु डाली फिन डार्सेट भेड़ के समरूप थी। आपको बता दें जो डाली का जो लक्षण कैसा था, डाली का सारा लक्षण फिन डार्सेट भेड़ की तरह था। सारा लक्षण क्या था, फिन डार्सेट भेड़ की तरह था, जिससे केंद्रक लिया गया था। जिससे क्या था, सिर्फ केंद्रक लिया गया था। क्या कहता है, केंद्रक लिया था। केंद्रक जिससे क्या थे हम लोग केंद्रक लिए थे, क्योंकि स्टारफिश ब्लैक फेस के यू के केंद्र का अंड कोशिका को हटा दिया गया। क्योंकि जो सारा लक्षण किसके करा गया था, क्योंकि फिन डार्सेट का ही केंद्रक हम लोग लिए थे। लेकिन जो केंद्रक हम अंडवाहिनी अंडाशय अंड कोशिका लिए थे, स्टार्कफिश ब्लैक फेस के जो अंड कोशिका लिए थे उसको क्या था, हम हटा दिए थे। लेकिन जो फिन डार्सेट का उसी के केंद्र के स्थापित किए थे, जिसके कारण जो डाली के जितने भी लक्षण थे वो फिन डार्सेट भेड़ की तरह था। अतः डाली में स्टार्कफिश ब्लैक फेस यू को कोई लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ था। वो जो भेड़ थी डाली, उसका कोई लक्षण ब्लैक फेस यू की तरह नहीं था। सारा लक्षण किसके तरह था, फिन डार्सेट भेड़ की तरह था। डाली एक फिन डार्सेट भेड़ का स्वस्थ क्लोन थी। क्या थी, एक स्वस्थ क्लोन थी, जिसमें प्राकृतिक, आपको बता दें जो प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया था। आपको बता दें जिसने क्या की थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन प्रक्रिया के द्वारा अनेक संततियों के जन्म दी। दुर्भाग्य से आपको बता दें, दुर्भाग्य से फेफड़ों रोग के कारण, फेफड़े में कोई बीमारी के कारण क्या होती, 14 फरवरी 2003 को डाली की मृत्यु हुई। 14 फरवरी 2003 में क्या होती है, डाली की मृत्यु होगी। डाली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए। डाली के बाद क्या होता, पहला डाली था जिसको क्लोनिंग किया गया था। ठीक है, डाली के बाद क्या हुआ, स्तनधारी का फिर से क्लोन करवाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत से जन्म से पहले ही क्या मर गए तथा कुछ के जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतु अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां उत्पन्न होती है। क्लोन वाले जितने भी जंतु होते हैं उनके जन्म के समय क्या होता है, अनेक विकृतियां उत्पन्न होती है। देखिए, फिन डार्सेट और ब्लैक फिश लड़के को मिक्स करा के क्या डाली का जन्म होता है, जिसका लक्षण डाली की तरह फिन ब्लैक स्टार्किस ब्लैक फेस इसकी तरह डाली का कोई लक्षण नहीं था। सिर्फ वो किसका सारा लक्षण किसका ली थी, डाली, वो फिन डार्सेट, क्योंकि जो इसका हम इसी के केंद्र से फिन डाली का क्या जन्म हुआ था। आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा प्लीज ना भूलें।